गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, बहुत सारी मुश्किलों को पार करते हुए आज लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं। और मैं लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी कि कैसे मेरी डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के बाद बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो वो ब्लॉग में जब मैं डाली थी तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं प्रॉमिस की थी कि मैं दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगी कि आगे क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन छोटे बच्चे के साथ टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, और डॉक्टर का चक्कर इतना ज़्यादा लग रहा है। अल्टरनेट डे, कभी वीकली ऐसे ही विजिट होना, जाने मतलब करना पड़ रहा है डॉक्टर के पास। तो इन सारी चीज़ों में टाइम बहुत जा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है। खुद का भी हेल्थ इशू बीच में आ गया, तो इन सारी प्रॉब्लम से डील करते हुए आज मैं सोची कि क्यों ना आप लोग के साथ आगे की स्टोरी शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी मेरे से कनेक्ट कर पाओ। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरे लास्ट ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप लोग के प्यार और सपोर्ट से ही हिम्मत बनती है। तो गाइज, बात उस दिन की है जब मेरा बेटा हुआ था। आप लोगों ने देखा, और वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख रहे थे कि कैसे मेरा बेटा सफ़र कर रहा था। मतलब 2 दिन का बच्चा, वो फोटोथेरेपी में हो रहा था। तो फोटोथेरेपी जनरली लोग के माइंड में एक ही चीज़ आती है कि फोटोथेरेपी मतलब जॉन्डिस, बट मेरे बेटे के केस में ये सारी चीज़ें बहुत अलग थी। एक छोटी सी गलती मेरे लाइफ की, और मेरे बच्चे को इतना सफ़र करना पड़ रहा था, ये मतलब कभी सोच भी नहीं सकती थी। ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ बता चुकी हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है और मेरे हस्बैंड का बी पॉजिटिव। तो मुझे एंटी डी का इंजेक्शन 7 मंथ में लग चुका था। बट फर्स्ट चाइल्ड के टाइम में, मतलब मेरे आरू के टाइम में, जब मेरा आरू हुआ था, तो उस टाइम में जब 7 मंथ में इंजेक्शन लगता, वो तो मुझे लग गया था। बट आफ्टर डिलीवरी जो विद इन 24 आवर्स जो लगता है इंजेक्शन एंटी डी का, वो मुझे नहीं लगा था। और ये सारी चीज़ें मतलब पता नहीं थी, या यूँ कहो कि चीज़ें बस ऐसे ही होती चली जा रही थी। और आप लोगों को पता है कि मेरा हेल्थ इशू कितना था, मैं कंसीव कर नहीं पा रही थी। अगर पहले से पता होता तो कुछ ज़रूर ऐसा सॉल्यूशन किया जाता, बट नहीं पता था। और जब कंसीव की तो इसके टाइम में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करती आई हूँ। और फिर जब बेबी बर्थ हुआ तो वो भी प्री मेच्योर हुआ, क्योंकि पेन मतलब मेरा स्कार लाइन का थिकनेस कम हो गया था। और बेबी का भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, कॉर्ड गले में फंसा हुआ था, तो ऑपरेशन इमिडिएटली करना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जब बाबू हुआ था तो पूरा नीला हुआ था। उसके बाद भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद वो जब हम लोगों को मिल गया, तो हम लोग बहुत खुश थे कि चलो फाइनली, इतने सारे प्रॉब्लम के बाद भी मेरा बच्चा मेरे गोद में है। मतलब मेरी बहन, मेरे हस्बैंड और मेरी एक फ्रेंड है बगल की, वो मतलब चेतना नाम है, तो वो लोग आई हुई थी। तो इन लोगों के पास था, जब मैं देख रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो एटलीस्ट इतनी दर्द, इतनी तकलीफ के बाद भी मेरा बच्चा मेरे पास है। मेरे लिए यही बहुत है। वो सारी तकलीफें, जब आप एक माँ बनते हो ना, तो आप चाहे कितनी भी तकलीफें झेलो, लेकिन जब अपने बच्चे को देखते हो ना, तो वो सारी तकलीफें कम लगने लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं खुश थी। बट उस दिन कुछ उसके टेस्ट होने थे, जिसमें बाबू का टेस्ट हुआ तो पता चला कि इसका भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। तो चलो एक मुझे रिलैक्सेशन मतलब मिला कि चलो अब कुछ दिक्कत नहीं है। बाबू का भी बी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर नहीं होता तो उसको भी एंटी डी इंजेक्शन लगवाना पड़ता, जो कि बहुत मतलब पेनफुल तो होता ही है यार। तो उस दिन बिलोबिन वगैरह का टेस्ट हुआ, सब मतलब सब कुछ परफेक्ट था। बाबू का ब्लड, बाबू का मतलब जितने भी फर्स्ट टाइम में जो भी टेस्ट होते सब परफेक्ट आया था। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो एटलीस्ट जो डर था बच्चे को लेके, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट ऑल सडन रातों रात जो हुआ, मतलब ऐसा कह सकते हो ना कि मतलब कभी सोचे ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा। अगले दिन जब बाबू को विजिट करने के लिए डॉक्टर जब आए राउंड पे, तो वो देखे बेबी को, तो बोलते हैं कि जॉन्डिस ज़्यादा हो गया, बिलोरुबिन टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जब बिलोरुबिन का टेस्ट हुआ तो फर्स्ट डे वो 4 था, सेकेंड डे आपको 8 हो गया। तो सर बोल रहे थे कि हाँ थोड़ा सा बढ़ गया है, बट ठीक है, ऑपरेशन के बाद बच्चे में ऐसा नॉर्मल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका फोटोथेरेपी करने के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट ऑल सडन मतलब वो 3-4 घंटे का फोटोथेरेपी चला, तो डॉक्टर को लगा कि 3-4 घंटे में सब सही हो जाएगा। अगले दिन फिर से इसका टेस्ट होता है, बिलोबिन का, और बाकी भी टेस्ट होता है। तो उसमें पता चलता है कि डबल मतलब
जिस दिन बाबू हुआ था उस दिन उसका बिलोबिन 4 था, सेकेंड डे 8 हुआ, एंड थर्ड डे वो डायरेक्ट 16 चला गया था। तो मतलब ये एक रिस्क था कि इतना डबल क्यों बढ़ रहा है। फिर डॉक्टर जब आके पूछे तो मतलब ऐसा कोई श्योरिटी मेरे पास था नहीं, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में जब भी पूछ रही थी माँ से तो माँ मेरी यही बोलती थी कि हाँ तुमको एंटीडी का इंजेक्शन लगा था। तो मैं यही बोल के लेके चल रही थी, बट डॉक्टर बोले नहीं वो नहीं लगा है, इसके बॉडी में एंटी ब्लड आ गया है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। बट वहाँ पे भी बिलोबिन को स्टॉप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी, फोटोथेरेपी की जा रहा था, मेरा मिल्क बंद हो गया। बट 4 दिन आने के बाद उस दिन मतलब इसको 24 घंटे के लिए फोटोथेरेपी पे रखा गया। और आप सोच सकते हो कि इतनी ठंड में और बच्चे को सिर्फ एक डायपर, कितना भी हीटर चले, मतलब वो देखना एक माँ के लिए बहुत टफ है। बच्चे के आंखों पे पट्टी और वैसे ही बच्चा लेटा हुआ है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, एक आप डायरेक्ट छुरी नहीं मार के ना बच्चे को दिखा के, मतलब उस तरीके से उस लेवल पे होता है ना भाई साहब, भगवान ऐसा मतलब तकलीफ किसी भी माँ को ना दे, किसी के भी बच्चे को ना इस तरीके से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो गाइज ऐसे ही कुछ मतलब करके तो फिर जब 4th डे आया तो उस दिन फिर से बिलोबिन का टेस्ट हुआ और टचवुड उस दिन 13 पे आ गया था, 13 पे आ गया था। तो सर बोल रहे थे कि चलो कम होना स्टार्ट हो गया, तो मतलब कि एंटी ब्लड का इतना इफेक्ट नहीं है। बाकी सारी मेडिसिन देने के बाद घर भेज दिए 4 दिन के बाद, और फिर बोले कि छठे दिन आके जब 6 दिन का बाबू हो गया 1 दिन गैप करके फिर से बिलोबिन का टेस्ट करवाना है। तो उस दिन तो हम लोग आ गए और आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट्स में कि मेरी बहन जो कि ऑलरेडी मतलब 10 मिनट में इतना सारा तैयारी करके, और वो हम लोगों का वेलकम जैसे होना चाहिए, मन में डर भी था लेकिन जो भी था सब सही से होते चला आया। और गाइज इस बीच मतलब ऐसा हुआ ना, मुझे अभी भी याद है, लोग डरते हैं कि उनका फर्स्ट वॉक कैसा होगा ऑपरेशन के बाद, उनका वो ड्यूरिंग कैसा होगा, और मेरा वो ड्यूरिंग मतलब ऐसा गुजरा कि मतलब मुझे 1% लगा ही नहीं कि मैं ऑपरेशन मतलब करवाई हूँ। फर्स्ट डे जब रेस्ट था, अगले दिन जब नर्स आई खड़ा करने के लिए तो वो पकड़ के खड़ा कर दी, और मैं फर्स्ट वॉक भी खुद से की डर के मारे, क्योंकि मेरा बेबी दूसरे रूम में था और मैं यहाँ थी उसे फीड कराने के लिए, बार बार जाना पड़ता, तो मैं किसी का हेल्प भी नहीं ले रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं, उस टाइम जब आपके बच्चे पे बात आती है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक वो पावर आ जाती है। तो गाइज इस तरीके से घर आ गई। घर आने के बाद छठे दिन, जिस दिन छठी का पूजा होता है, तो उस दिन फिर यहाँ सारा नहा वहा के मेरी बहन आई हुई थी तो वो सब कुछ की बेचारी। और जब बाबू को लेके डॉक्टर के पास गई तो उसका टेस्ट का रिपोर्ट आना था दोपहर में, और 3 बजे में वो रिपोर्ट भी आ गया। बट मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो गए क्योंकि वो 19.5 आया था। वो दिन है, और मतलब अभी से 2 दिन पहले तक का दिन था। मेरे हस्बैंड के चेहरे पर मतलब जो एक सुकून होता है ना, वो आप नहीं देखोगे इस लेवल का। मतलब बाबू के होने से अभी तक परेशान थे, अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ रहा है क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे ठीक नहीं हुई है बट सेटल हो रही है, तो चीज़ें तसल्ली अब लग रहा है। तो उन्होंने डर के मारे, क्योंकि मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ऑपरेशन के बाद ऑलरेडी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, सारी चीज़ें सफ़र कर रही थी, तो वो डर के मारे मुझे बोल नहीं रहे थे, लेकिन खुद परेशान होकर बहुत सारे डॉक्टर के पास गए। बट क्योंकि हमारे यहाँ छठी की पूजा होती है, तो जब वो शाम में आए तो मेरी बहन से बोले कि इसका बिलोबिन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको इमिडिएटली फोटोथेरेपी के लिए ले जाना पड़ेगा। सो गाइस जब बहन को पता चला तो वो छठी पूजा होने से पहले मेरे पास आई, और मुझे जब बोली तो मेरे तो पैरों तले जमीन, मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि सुबह से मैं बहुत खुश थी कि मेरे बेटे का छठी पूजा है। मतलब एक होता है ना, मन में अच्छा लग रहा था। बट उस पल के बाद अगर आप मेरी छठी के एक तो मतलब वीडियो कुछ ऐसा बना नहीं, लेकिन एक दो जो फोटो है उसमें आप लोग क्लियरली देख पाओगे कि मेरा चेहरा मतलब कैसा लग रहा था। ऑब्वियस सी बात है ना, बच्चे पे जब इतना सारा रिस्क हो तो बहुत अजीब सा लगता है। तो फिर जल्दी जल्दी हम लोगों का छठी पूजा हुआ शाम रात में, और पूजा करने के बाद उसी टाइम 10 बजे रात में हम फोटोथेरेपी के लिए। अब आप सोच सकते हो 6 दिन भी ऑपरेशन, छठे दिन ही ऑपरेशन का, और मेरा घर 2nd फ्लोर है तो मुझे सीढ़ी चढ़ के उतरना था। और मतलब मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतना भगवान पावर दे दिए या क्या कहो, खुद ही बेबी को लेके नीचे चली गई, और बहन लोग बोल रही थी नहीं हेल्प ले लो हेल्प ले लो। मतलब इतना भी होश नहीं था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है कुछ, मतलब लोगों का हेल्प पे ध्यान ही नहीं रखता था। लेकिन बच्चे को लेके कि मतलब एक ये था कि जल्दी से मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वहाँ गई और रात में ही फोटोथेरेपी स्टार्ट हो गया। 10 बजे लेके गई, आधा घंटा सारा प्रोसेस में लगा, फिर फोटोथेरेपी स्टार्ट हो गया। बट अगले दिन जब
टेस्ट हुआ सुबह 11 बजे में, तो थोड़ा सा कम 19 से 16 पे आ गया। तो हम लोगों को लगा कि चलो ठीक है, जो बाकी भी टेस्ट होने थे सीबीसी वगैरह तो वो सब भी हुआ, सब सही आ रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो चलो एक कहीं पॉजिटिव साइन दिखा। बट एट द टाइम अगले दिन फिर से जो हुआ, मतलब फिर से बिलोरबिन बढ़ने लगा 16 पूरा दिन। मतलब अब सोच सकते हो ना, 10 बजे रात में जब इसको एडमिट किया और सुबह 11 बजे जब टेस्ट हुआ तो इसका बिलोरबिन घट के 19.5 से 16.2 पे आया था। और फिर जब 24 घंटे बाद फिर से बिलोरबिन का टेस्ट होता है तो इसका 16.5 मतलब उल्टा और थोड़ा बढ़ गया। 24 घंटे का वो फोटोथेरेपी कहीं कुछ असर नहीं किया। फिर जाके कुछ टेस्ट होने थे वो भी हुआ, और डबल फोटोथेरेपी चलने लगा, क्योंकि पहले एक ही चल रहा था। उसके बाद 2 करने के बाद फिर शाम में जब हुआ तो पता चलता है कि नहीं, मतलब उसका कोई असर ही नहीं था, उल्टा और 17.5 हो गया था। फिर सर कुछ टेस्ट करवाए तो बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद बोले कि हो सकता है कई बार ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी जॉन्डिस इंक्रीज होता है, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम तक बाबू का ब्लड सेल डेड नहीं हो रहा था। तो हम लोग इस चीज़ से रिलैक्स थे। फिर सर बोल रहे थे कि कुछ नहीं, 4 दिन के बाद फिर से लेके आओ और इसका एक बार टेस्ट करो, बाकी कुछ मेडिसिन हैं, प्रिकॉशन है, उसको रखो, रूम का टेम्परेचर लाइट रूम में ही लेके रखो। तो सारी चीज़ें इस तरीके से डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन से हम लोग चल रहे थे। तो 4 दिन बाद फिर से डॉक्टर के पास जब लेके गए और सर इसको देखे तो मतलब पता नहीं डॉक्टर को क्या लगा, ऐसा समझ में नहीं आता। कुछ और टेस्ट थे वो सारा हुआ, और इमिडिएटली रात में 7 बजे हम लोग गए थे ब्लड सैंपल दे के आए, और 8:30 बजे सर का कॉल आता है, क्योंकि उन्होंने इमिडिएटली मतलब रिपोर्ट मांगा था लैब से। तो वो आते ही सर का कॉल आता है कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, मतलब ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। और ये सुनते ही तो मतलब पैरों तले जमीन, मतलब इतने छोटे बच्चे को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, हुआ क्या? तब तक कुछ नहीं पता है, कहीं कुछ नहीं। फिर सर बताते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। मतलब आप सोच सकते हो कि इसका हीमोग्लोबिन जो कि बाबू हुआ था तो बहुत अच्छा 11.5 था, वो घट के 3.9 आ गया था। और आप समझ सकते हो ना उस टाइम पे इतना हीमोग्लोबिन कम होना, मतलब बेबी के ब्लड कम होने का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है उसके ब्रेन और लंग्स पे पड़ता है, और कुछ भी हो सकता था, हम वेट नहीं कर सकते थे। तो सर बोले इमिडिएटली आप सर लोकेश महाजन QRG के डॉक्टर है, उनके पास लेके जाओ और वहाँ आज ही के आज ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, यही बेस्ट होगा। तो हमने पता किया और सर लोकेश महाजन का नंबर मिला, तो फिर उनसे कांटेक्ट किया और वो बोले कि इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक तो आप बच्चे का सारा ब्लड बदला लो, ये बेस्ट वे है, या फिर क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो सबसे बेस्ट वे है कि आप सारा खून बदला लो और बेबी को फ्रेश मतलब ब्लड चढ़ जाएगा, तो उससे सारे प्रॉब्लम एक बार जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन उसमें रिस्क है 1%। लेकिन ब्लड कंप्लीट चेंज करने के बाद रिस्क ये रहता है कि बेबी को फ्यूचर में इन्फेक्शन का डर रहता है, और उसमें 1% रिस्क भी रहता है कि पता नहीं वो ब्लड सेट होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो रिस्क का नाम सुन के मेरे मतलब दिमाग में पहला आया कि नहीं, अगर कोई और अल्टरनेट ऑप्शन है तो मैं उसी पे जाऊंगी। और फिर जब सर से बात हुई तो वो दूसरा ऑप्शन हमने पूछा तो वो बोले ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस कोई श्योरिटी नहीं है, ये एक बार में भी डन हो सकता है, 2 बार भी लग सकता है, 3 बार भी लग सकता है, 4 बार भी लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है बेबी के ब्लड सेल डेड होने पर कि किस रेशियो में वो डेड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हम मतलब मैं तो मेंटली उसी टाइम में अपने हस्बैंड से बोली कि नहीं, अगर ये सेफ है, रिस्क इसमें नहीं है तो हम इसी के साथ जाएंगे, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कंप्लीट नहीं करवाएंगे। और बस वहाँ से हमारी बात हुई और उसी टाइम में हम बाबू को लेके रात में ही QRG गए, वहाँ इमरजेंसी में एडमिट कराया, रात में ही टेस्ट हुआ। रात में 10 बजे हम लोग QRG पहुँचे हैं, और 10 बजे रात में ब्लड लेके उसका और मेरा बहुत सारा टेस्ट होना था। सब होने के बाद पता चला कि उसमें एग्जिट, उस दिन जाके पता चला कि एग्जिट इसके बॉडी में कितना एंटीबॉडीज़ है, कितना क्या है, और तब जाके उसी रात इसको एडमिट कर दिया गया NICU में। 11 बजे ये NICU में गया है और इसका 2 बजे से ब्लड चढ़ना स्टार्ट हो गया। तब तक सारी रिपोर्ट आ गए थे, ब्लड अरेंज हो गया था, और सारी चीज़ें होने के बाद हेलो, हाँ ठीक है अच्छा सकता।
और उस दिन 2 बजे रात से जब ब्लड चढ़ना शुरू हुआ तो तब तक तो हम हॉस्पिटल में ही थे, फिर एनआईसीयू में जाने नहीं मिलता है। तो फिर जब स्टार्ट इसका ब्लड चढ़ाना हुआ तो नर्स आई हम लोगों को बुलाने, और जाके जब देखी तो मतलब इतने छोटे बच्चे के पूरे बॉडी में वायर और वो सब देख के हमारा तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान हम लोगों का जान ले ले और बच्चे को दे, सब सही कर दे। मतलब इस तरीके से होता है, बट उस वक्त में आपको हिम्मत रखना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड उस टाइम में मुझे समझा रहे थे कुछ नहीं है, डॉक्टर के मतलब कंसल्ट में कुछ नहीं होना है करके। और ये प्रोसेस आपको सुबह के 9 बजे तक चलना था, जो कि और ड्यूरिंग में इसको ऑलरेडी स्लाइन हो रहा था, तो इस बीच में इसको फीड कराना नहीं था। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, इसमें बेस्ट यही रहेगा, आपको यहाँ आने को मिलेगा नहीं, आप हॉस्पिटल में जो मतलब वेट करोगे, इससे अच्छा है कि आप घर चले जाओ, सुबह 9 बजे आ जाना। और उस टाइम में इतने छोटे बच्चे को आप हॉस्पिटल में छोड़ के जब आते हो, ट्रस्ट में आप किसी भी माँ से पूछना, ये सबसे मुश्किल टाइम होता है जब आप अपने छोटे से बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़ के आते हो। चाहे कितना भी ट्रस्ट क्यों ना हो, बट एक डर हर माँ के अंदर होता है। पर फिर भी हम आ गए, और फिर सुबह 9 बजे जब हम गए तो बाबू उसको देखने के लिए दिया, तो वो भी दूर से ही हम बच्चे को देखे। और जब पूछी तो पता चला कि हाँ 10 ml फीड दिया गया है, जो कि ऑल सडन उसे पूरा फुल मिल मतलब पूरा 30 ml नहीं दिया जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा करके उसको दिया जाएगा। तो 10 ml दिया गया है, 1 घंटे बाद फिर 20 ml दिया जाएगा। और ये एक्सेप्ट कर लेता उसके बाद मदर फीड स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो हम वेट कर रहे थे वेटिंग एरिया में, बट बच्चे को देख के थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। उस टाइम में फिर ब्लड ले जाया गया सैंपल के लिए, सीबीसी करने के लिए। तो पता चला कि इसका ब्लड फाइनली 8.7 पे आ गया है, 8.8 था। तो थोड़ी सी तसल्ली आई कि चलो डेंजर जोन है, बट उस लेवल का नहीं है जैसा हम कल रात में सोच रहे थे। बट अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स रखा जाएगा, ताकि इन्फेक्शन या फिर इस ब्लड से कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से। तो हम लोग हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे। हम लोगों ने बोला कि जो बेस्ट हो वही होगा, 2 दिन की जगह अगर 4 दिन भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है, बस बच्चा ठीक होना चाहिए। और जब हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया तो फिर ठीक था। उस दिन 2-2 घंटे पर फिर फीड के लिए बुलाने लगी, तो 2 घंटे पे जाती थी। और बाबू को जब देखती थी, ट्रस्ट में गाइस, मतलब उसका वाइड मुझे अभी भी याद है, जब मैं फीड कराने जाती थी और अपने कपड़े सारे हटा के वो वहाँ के कपड़े पहन के जाते, ऐसे एक हाथ में बच्चा रहता था, एक हाथ में उसका सारा वायर रहता था, और ऐसे भर के होता था पूरे बॉडी का वायर वगैरह 2-2 घंटे पर। बट तसल्ली ये थी कि हर 2 घंटे पर अपने बच्चे को गले से लगा सकती थी। आधे घंटे का टाइम मुझे मिलता था फीड करा के, बर्फ करा के, फिर वापस एनआईसीयू में देने के लिए, क्योंकि वहाँ फीडिंग रूम बनाया हुआ था। तो बेस्ट ही ये सारी चीज़ें थी। तो फिर ऐसे ही करके वो दिन बीता। फिर रात में हम घर आ गए। अगले दिन बोला गया कि सुबह 10 बजे तक बच्चा डिस्चार्ज हो जाएगा। 10 बजे हम लोग गए, लेकिन डिस्चार्ज के लिए जब थे तो बाकी सारे टेस्ट बिलोडबिन और सीबीसी और डिस्चार्ज से पहले होना था, वो उसका रिपोर्ट आने में टाइम लग गया। तो 1 बजे जब रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला कि थोड़ा सा ब्लड इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारे मन में एक तसल्ली थी कि चलो बिलोडबिन भी 9 आ गया है और ब्लड भी 9.2 था। तो सर बोल कुछ आयरन फॉलिक एसिड वगैरह देना था, वो सारी चीज़ें इंक्लूड इसके रूटीन में हो गया। और फिर हम बाबू को उस दिन फाइनली 3 बजे शाम में घर लेके आ गए। और बच्चे को देख के थोड़ा तसल्ली हुआ कि चलो अब फाइनली बच्चा घर आ गया। लेकिन एक डर मन में लगा हुआ था कि पता नहीं अब ब्लड इसका बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, चीज़ें मतलब कुछ भी श्योरिटी नहीं थी ना। हम खुश हो पा रहे थे और ना ही मतलब एक होता है ना कि बच्चा आता है तो आप बहुत खुश होते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बच्चे को लेकर बहुत सारे डर था। इस डर को मतलब वर्ड में मैं एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ आपको बता रही हूँ, लेकिन वो क्या बीता है, वो उन दिनों क्या हुआ है, ये सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही जानते। क्योंकि बोलने की बातें हैं कि सब ठीक हो जाएगा, और जब आप इतने कष्ट के बाद एक बच्चे को जन्म देते हो और उसके बाद पता चले कि बच्चे को इतना सारा कष्ट है, ये पता है कि भगवान का दिया हुआ है, जो भगवान करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, और ये बात हम समझ भी रहे हैं। लेकिन फिर भी माँ बाप होने के नाते बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती, बहुत डर लगता है। लेकिन फिर 1 वीक के बाद सर बोल रहे थे लेके आना है, तो 1 वीक के बाद जब हम गए, नहीं फ्राइडे को इसका ब्लड चढ़ा है, उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे को हम जब ब्लड टेस्ट कराने गए तो उस दिन इसका ब्लड
थोड़ा कम गया था, मतलब 8.9 पे आ गया था। तो सर बोले थे कम रहा है, लेकिन इतना नहीं कम आया, अभी फिर से ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत, ब्लड चढ़ाने की फिर से ज़रूरत नहीं है। सो आप एक काम कीजिए, 10 दिन के बाद फिर से आइए और एक बार CBC करवा के और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो उसके बाद जब हम CBC करवाने के लिए 10 दिन बाद गए तो उसमें ब्लड फिर कम हो गया, 7.5 पे आ गया। और हमारा डर फिर से वही हाल, 6.5 आया था गाइस, 6.5 पे आ गया था। और हमारा डर उसी लेवल का था कि पता नहीं अब क्या होगा क्या होगा। सर के पास फिर से गए, सर बोले कम है, लेकिन अभी इस स्टेज में हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हीमोग्लोबिन 5 से कम नहीं, 5 तक नहीं आता, तब तक हम खून नहीं चढ़ा सकते हैं। इसमें इसका मतलब है बॉडी ब्लड बना रही है लेकिन कम बना रही है। तो ये जनरली 2 महीने तक ये प्रोसेस चलना है। 2 महीने के बाद धीरे धीरे बॉडी एंटीबॉडीज को डेड कर देती है और उसके बाद सारा चीज़ नॉर्मल होता है। टाइम टेकन होता है, पूरा प्रोसेस में 3 महीना लग जाता है, बट हाँ 2 महीने के बाद रिस्क कम हो जाता है, रिकवरी फेज फास्ट हो जाता है। और उस दिन फिर आयरन का जो डोज था वो सर ने बढ़ा दिया और मेरी भी रूटीन में आयरन ऐड ऑन किया, क्योंकि मदर फीड ले रहा है बच्चा, तो उससे उसको हेल्प हो। और इस तरीके से करके वहाँ पे आया। फिर अभी लास्ट आपको 4-5 दिन पहले जब गई तो थोड़ा सा तसल्ली हुआ, क्योंकि अभी क्योंकि ये 6 वीक कंप्लीट करके 7th वीक में बच्चा मेरा एंटर हो चुका है ऑलमोस्ट। अब आज तो 7th वीक भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे, जो 7-8 ख़त्म होते होते बच्चा का मतलब मेरे बेटे का जो हेमोलाइसिस है वो रुक जाएगा। तो होप यही है। बाकी रिपोर्ट ठीक आया है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, बट हाँ ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा भी होता है आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। गाइस ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बट मेरा प्रॉब्लम और मेरी जर्नी ही इतनी अजीब है कि मैं इसे चाह के भी 2 लाइन में आपसे बता नहीं सकती। और इसी सब वजह से मैं बच्चे को लेके बहुत परेशान थी, कुछ ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी। बट बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी कि अपने बच्चे का रूटीन, उसकी देखभाल, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोग मुझे ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट आगे बनाए रखोगे। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।